माई सेल्फ मंजू गंडा। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल। टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल, इसके बारे में हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। मटेरियल कंट्रोल या इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल रखने का मेन पर्पस क्या है, ताकि प्रोडक्शन के लिए सही क्वांटिटी का मटेरियल, सही क्वालिटी का मटेरियल सही समय पे और सही जगह पे अवेलेबल हो सके मिनिमम कॉस्ट पे। तो मटेरियल कंट्रोल का सिस्टम ये इंश्योर करता है, मटेरियल कंट्रोल का सिस्टम क्या इंश्योर करता है कि राइट क्वांटिटी का सामान, सही क्वालिटी का सामान सही समय पे और सही जगह पे अवेलेबल हो मिनिमम कॉस्ट पे, कम से कम लागत पे। इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। सबसे पहले है एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। देखो, प्रोडक्शन में यदि सही समय पे सही क्वालिटी का मटेरियल सही जगह पे अवेलेबल नहीं होगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगी, और प्रोडक्शन रुकने का कुछ देर के लिए भी प्रोडक्शन रुकने का मतलब एक बहुत बड़ा लॉस है। तो मटेरियल कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि सही समय पे सही मटेरियल सही जगह पे अवेलेबल हो। नेक्स्ट है वर्क आउट मिनिमम एंड एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल। मटेरियल में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, देखो हमने पहले भी किया कि कॉस्ट, किसी भी वस्तु को बनाने में जो कॉस्ट लगती है, जो लागत आती है, उसमें 3 तरह के खर्चे शामिल होते हैं। पहला खर्चा है मटेरियल का, दूसरा खर्चा है लेबर का, और थर्ड एक्सपेंसेस है, तीसरा खर्चा है अदर एक्सपेंसेस। तो इन तीनों खर्चों में से जो मटेरियल का एक्सपेंडिचर है वो टोटल कॉस्ट का 50 to 60% है। यानी हम जितनी भी कॉस्ट आती है किसी भी प्रोडक्शन की, जो टोटल कॉस्ट है उसमें 50 to 60% की कॉस्ट किसकी है, मटेरियल की कॉस्ट है। यदि मटेरियल के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं रखा जाएगा मटेरियल कॉस्ट पे, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सही ढंग से यूज नहीं हो पाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को मिनिमम रखने के लिए, यानी मटेरियल में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसको कम से कम रखने के लिए, और उस इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर एफिशिएंट यूज करने के लिए भी मटेरियल कंट्रोल इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमने पहले भी किया है, हमारा लास्ट लेक्चर हमने किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें ये बताता है कि जब हम मटेरियल को परचेज करते हैं तो किस क्वांटिटी में हमें मटेरियल परचेज करना चाहिए, ताकि हमारी ओवरऑल परचेजिंग कॉस्ट है या मटेरियल की जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। तो इस तरह की टेक्निक्स अपनाई जाती हैं मटेरियल कंट्रोल में। थर्ड है प्रिजर्व क्वालिटी। क्वालिटी को प्रिजर्व, यदि हम प्रॉपर कंट्रोल नहीं रखेंगे मटेरियल के ऊपर या सही क्वालिटी का सामान हम नहीं खरीदेंगे तो हमारा जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट है मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। मटेरियल पे कंट्रोल रखने के लिए ये जरूरी है कि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। मटेरियल कंट्रोल में मटेरियल पे प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है, उसके जैसे ही मटेरियल रिसीव किया जाता है तो उसकी एंट्री की जाती है, मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू किया जाता है तो उसकी एंट्री की जाती है। एवरी टाइम जब भी मटेरियल की मूवमेंट होती है स्टोर रूम से प्रोडक्शन की तरफ या प्रोडक्शन से डिपार्टमेंट से कोई मटेरियल स्टोर रूम में वापस आता है, एवरी टाइम उसकी एंट्री की जाती है। बिन कार्ड में भी की जाती है, स्टोर लेजर में भी की जाती है। बिन कार्ड और स्टोर लेजर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है मटेरियल का। नेक्स्ट है अवॉइड स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल पे प्रॉपर कंट्रोल रखा जाएगा तो मटेरियल की स्पॉइलेज कम से कम होगी, वेस्ट नहीं होगा मटेरियल। इसके बाद हम करेंगे मेन टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल की कौन कौन सी टेक्निक है, यानी जब हम मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कौन कौन सी टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके लिए हम पहले 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, 2 वीडियोस हैं इसकी, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। इसका भी हम एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे मटेरियल या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। मटेरियल या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं। मटेरियल टर्नओवर इज ए रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए पीरियड टू द एवरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड।
यानी ये एक रेशो है, किसके बीच में है रेशो? वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड इन ए पीरियड, यानी एक निश्चित समय में जो हमने मटेरियल यूज किया, कंज्यूम किया, उसको यदि हम डिवाइड करेंगे एवरेज मटेरियल के स्टॉक से, एवरेज मटेरियल स्टॉक क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मटेरियल टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इस रेशो से हमें पता लगता है कि मटेरियल फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है। फास्ट मूविंग या स्लो मूविंग, की मटेरियल जल्दी जल्दी इस्तेमाल हो रहा है या धीरे धीरे इस्तेमाल हो रहा है। इससे हमें ये पता लगता है कि हमें मटेरियल का स्टॉक कितना मेंटेन करके रखना चाहिए। यदि फास्ट मूविंग मटेरियल है तो उसका स्टॉक हमें ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, बार बार हमें वो प्रोक्योर करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। स्लो मूविंग स्टॉक का मटेरियल या इन्वेंट्री का मटेरियल हमें स्टॉक कम से कम मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, अब बात आती है मटेरियल यूज्ड इन ए पीरियड। हमने मटेरियल कंज्यूम किया एक स्पेसिफिक पीरियड में, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे मटेरियल यूज्ड इन ए पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? मटेरियल परचेज्ड में से जब हम क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे, और ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मटेरियल यूज्ड इन ए पीरियड। और एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो मटेरियल टर्नओवर कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास क्या हुआ? वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड इन ए पीरियड अपॉन में एवरेज मटेरियल हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। जितना हाई ये रेशो होगा उतना फास्ट मूविंग आपका मटेरियल होगा, जितना ये लो रेशो होगा उतना ही मटेरियल स्लो मूविंग होगा, और उसका स्टॉक हमें कम से कम मेंटेन करने की जरूरत होगी। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट टेक्निक है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या बताता है? इसमें क्या है? देखो, स्टोर मेंटेन्ड एंड हैंडल्ड डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स विद डिफरेंट कॉस्ट और वैल्यू। जो स्टोर रूम्स हैं उसमें सिर्फ एक ही तरह का रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री नहीं होती, उसमें बहुत सारी आइटम्स की मटेरियल या इन्वेंट्री होती है। जितनी आइटम स्टोर रूम में पड़ी है इन्वेंट्री में, उनकी अलग अलग कॉस्ट होती है, अलग अलग क्वांटिटी होती है, और अलग अलग ही उनकी वैल्यू होती है। इन एबीसी एनालिसिस द स्टोर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। एबीसी एनालिसिस में स्टोर्स या इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दैट इज ए, बी एंड सी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू एंड क्वांटिटीज हैंडल्ड बाय द स्टोर्स। किस बेसिस पे? इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, या मटेरियल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ए, बी और सी में। किस बेसिस पे? उनकी वैल्यू की बेसिस पे और उनकी क्वांटिटी की बेसिस पे, यानी उनके मूल्य और मात्रा के आधार पे उनको 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा, जो कि है ए, बी, सी। अब कैटेगरी ए में क्या आएगा? कैटेगरी ए कंसिस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ हाई वैल्यू बट कॉन्स्टिट्यूट ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। कैटेगरी ए में क्या होगा? वो मटेरियल होगा जिसकी वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन जिसकी क्वांटिटी या मात्रा कम है। वो मटेरियल जो वैल्यू में या मूल्य में तो ज़्यादा है लेकिन मात्रा में कम है। दीज आर हाई प्राइस्ड मटेरियल्स एंड इम्पोर्टेंट आइटम्स। इस कैटेगरी में जितना भी मटेरियल या आइटम्स है उसका प्राइस हाई प्राइस होता है और ये इम्पोर्टेंट आइटम्स होती हैं। स्टोर रूम में जितना भी माल पड़ा होता है या जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी होती है उसकी कॉस्ट का 70%
यानी स्टोर रूम में जितना भी सामान है उसका 70% जो लागत है वो कैटेगरी ए के मटेरियल की होती है, लेकिन मात्रा में ये टोटल मटेरियल का सिर्फ 10% होता है। कैटेगरी बी में कौन सा मटेरियल आएगा? विच कॉन्स्टिट्यूट मोर और लेस द सेम परसेंटेज ऑफ वैल्यू एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, relatively less important material, that for example 20% of the value of stores and 20% of handling। इसमें क्या आएगा? इसमें वो सामान आएगा जो मॉडरेट वैल्यू का है, यानी ना तो ज़्यादा महंगा है ना ही ज़्यादा सस्ता है। इसकी वैल्यू और इसकी क्वांटिटी यानी इसका मूल्य और इसकी मात्रा लगभग इक्वल होगा। स्टोर रूम में इसकी मात्रा लगभग 20% होगी। मात्रा में ये कितना होगा? लगभग 20% होगा। टोटल कॉस्ट का भी ये लगभग 20% ही होगा। इसके ऊपर मटेरियल ए की अपेक्षा कम कंट्रोल की जरूरत होती है। थर्ड कैटेगरी में क्या आएगा? थर्ड कैटेगरी आर मटेरियल ऑफ लेस वैल्यू बट कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ द मटेरियल हैंडल्ड बाय द स्टोर्स। एग्जाम्पल 10% ऑफ वैल्यू बट 70% ऑफ टोटल मटेरियल हैंडल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैटेगरी में जो सामान आएगा वो सस्ता सामान होगा, यानी वो वैल्यू में या मूल्य में कम होगा लेकिन मात्रा में ज़्यादा होगा। वैल्यू में तो ऐसा हो सकता है कि टोटल स्टोर रूम में जितना भी सामान पड़ा है, मटेरियल पड़ा है, उसका सिर्फ उसके मूल्य का सिर्फ 10% ही कैटेगरी सी के सामान का होगा, लेकिन मात्रा में ये स्टोर रूम में जितना सामान पड़ा है उसकी 70% हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसको देंगे? ए कैटेगरी के मटेरियल पे ज़्यादा कंट्रोल रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये कम मात्रा का सामान है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसकी एक आइटम भी चोरी हो गई या इधर उधर हो गई तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैटेगरी बी के मटेरियल के ऊपर मॉडरेट कंट्रोल रहेगा और कैटेगरी सी के ऊपर कम से कम कंट्रोल रखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एबीसी एनालिसिस में सच एन एनालिसिस इज नोन एज एबीसी एनालिसिस, स्टॉक कंट्रोल अकॉर्डिंग टू वैल्यू मेथड और ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड। इसे एबीसी मेथड भी कहते हैं या स्टॉक कंट्रोल अकॉर्डिंग टू वैल्यू मेथड। जब हम वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टॉक पे कंट्रोल करते हैं वो भी कहते हैं, या ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड भी कहते हैं। अंडर दिस टेक्निक मटेरियल कंट्रोल Under this technique of material control, materials are listed in A, B, C categories in descending order based on the money value of the consumption। इसमें क्या किया जाता है? मटेरियल को 3 कैटेगरीज में A, B, C में डिवाइड कर दिया जाता है। किस बेसिस पे? उनकी मनी वैल्यू के बेस पे। द टेक्निक मेजर्स द कॉस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ईच आइटम। इस टेक्निक में हर आइटम की कॉस्ट की इम्पोर्टेंस को ध्यान में दिया जाता है कि कॉस्ट वाइज कौन सी आइटम कितनी इम्पोर्टेंट है। जिस आइटम की कॉस्ट ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा कंट्रोल दिया जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। जिसकी कॉस्ट कम होगी उस पर कम ध्यान रखा जाएगा। गिव इम्पोर्टेंस टू कंट्रोल ऑफ आइटम ऑफ मटेरियल बिलोंगिंग टू ए, देन कैटेगरी बी एंड देन कैटेगरी सी। इम्पोर्टेंस वाइज देखा जाए तो कैटेगरी ए की आइटम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी, कैटेगरी बी की आइटम्स को कम इम्पोर्टेंस दी जाएगी और कैटेगरी सी की आइटम्स को सबसे कम इम्पोर्टेंस दी जाएगी। Thus, this technique is also known as control by importance और exception। इसे control by importance या exception की टेक्निक भी कहा जाता है। All type of material control, किसी भी तरह का मटेरियल कंट्रोल है, चाहे वो परचेज है, इशू है, स्टोर है, आर स्ट्रिक्टली अप्लाई टू मटेरियल बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल किस पे रखा जाएगा? कैटेगरी ए के मटेरियल पे रखा जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यदि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसे आएगा? ये दिया हुआ है इसका ग्राफ, देखिए यहाँ पे कैटेगरी ए जो है, कैटेगरी ए जिसकी वैल्यू लगभग 80% है, लेकिन ये क्वांटिटी में कितनी है? ये क्वांटिटी में सिर्फ 25% है। कैटेगरी बी ये वैल्यू में तो 10% है लेकिन क्वांटिटी में
वैल्यू में ये 10% या 12% है, लेकिन ये क्वांटिटी में इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी लगभग 20% है। और कैटेगरी सी में वो आइटम्स आएंगी जिसकी वैल्यू तो सिर्फ 8 या 9% है, लेकिन क्वांटिटी में ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली 55% है। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत किसके ऊपर है, हम सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पे कैटेगरी ए के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल मेंटेन किया जाएगा, कैटेगरी बी पे मॉडरेट कंट्रोल मेंटेन किया जाएगा और कैटेगरी सी पे सबसे कम कंट्रोल मेंटेन किया जाएगा। ए कैटेगरी की आइटम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी कैटेगरी की आइटम्स कम इंपॉर्टेंट है, सी कैटेगरी की इंपॉर्टेंस रेलेवेंट टू ए एंड बी सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट है VET एनालिसिस। VET एनालिसिस नॉर्मली वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमारे पास स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक या इन्वेंट्री ज़्यादा है। स्पेयर पार्ट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, V यानी वाइटल, E यानी एसेंशियल और D यानी डिजायरेबल। तो VED क्या हुआ, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिलेटिव इम्पोर्टेंस और क्रिटिकलिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। उनकी इम्पोर्टेंस के आधार पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, किसको, स्पेयर पार्ट के स्टॉक को या इन्वेंट्री को। कौन कौन सा, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल पार्ट्स आर दोज the stock out of which even for the short time will stop production for the quite some time and where the cost of stock out is very high। तो वाइटल कैटेगरी में वो स्पेयर पार्ट्स आएंगे जो थोड़े समय के लिए भी स्टॉक आउट हुए मतलब जिनका स्टॉक थोड़े समय के लिए भी खत्म हो गया तो प्रोडक्शन कुछ समय के लिए बंद हो जाएगी और प्रोडक्शन रुकने की या स्टॉक आउट होने की जो कॉस्ट है, लागत है, वो बहुत ज़्यादा होगी। एसेंशियल पार्ट में कौन से स्पेयर पार्ट्स आएंगे, आर दोज द एब्सेंस ऑफ विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड फॉर मोर देन ए फ्यू आवर्स और ए डे। यानी इनका ये स्टॉक यदि खत्म हो जाता है, इन स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ घंटे या एक दिन के लिए हम इसकी एब्सेंस को टॉलरेट कर सकते हैं, इनके बिना काम चला सकते हैं। इससे ज़्यादा समय तक इनका स्टॉक नहीं मंगवाया गया या ये मटेरियल अवेलेबल नहीं करवाए गए तो प्रोडक्शन को जो लॉस होगा वो बहुत हाई होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए बहुत असेंशियल है। थर्ड आता है डिजायरेबल। डिजायरेबल स्पेयर पार्ट्स आर दोज विच आर नीडेड बट the absence for a week or so will not lead to stoppage of production। Desirable spare parts वो होंगे जिनकी एब्सेंस एक हफ्ते के लिए या थोड़े से ज़्यादा समय के लिए टॉलरेट की जा सकती है, यानी ये कुछ समय तक अवेलेबल नहीं होंगे, इनका स्टॉक खत्म भी हो जाएगा इन स्पेयर पार्ट्स का, तो भी इनके बिना एक हफ्ता या 10 दिन हम काम चला सकते हैं, इनकी वजह से प्रोडक्शन बंद होने की नौबत नहीं आएगी। सम स्पेयर्स थो negligible in value may be vital and thus proper control over them is essential। कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, लेकिन वो बहुत एसेंशियल होते हैं, इसलिए उसका स्टॉक हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। ये टेक्निक उस मटेरियल के ऊपर भी अप्लाई की जा सकती है जिसको मार्केट से प्राप्त करना या रिसीव करना बहुत डिफिकल्ट है, यानी ये टेक्निक वहाँ भी उस मटेरियल पे भी लागू होती है जो मटेरियल मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट आता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ records maintained by the controlling department which reflect the physical movement of stock and their current balance। ये एक सिस्टम है, किस चीज का सिस्टम है? कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक सिस्टम मेंटेन किया हुआ है। इस सिस्टम में से हमें क्या पता लगता है, जितना भी मटेरियल है उसकी फिजिकल मूवमेंट के बारे में पता लगता है और उसके करंट बैलेंस के बारे में पता लगता है। यानी हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करके चलते हैं कि स्टोर रूम से जब भी किसी रॉ मटेरियल की कोई फिजिकल मूवमेंट हो यानी स्टोर रूम में कोई रॉ मटेरियल
रिसीव हुआ है, यानी हमने सामान को परचेज किया, वो स्टोर रूम में आया तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए। या फिर जब हम क्या करते हैं, स्टोर रूम से रॉ मटेरियल को इशू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। एवरी टाइम जब भी रॉ मटेरियल की रिसिप्ट होती है या इशू होता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा ताकि उसका अप टू डेट करंट बैलेंस हमें पता लग सके। इसके लिए बिन कार्ड और स्टॉक लेजर बनाए जाते हैं। बिन कार्ड और स्टॉक लेजर हम मटेरियल कॉस्टिंग मटेरियल अकाउंटिंग की जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कंट्रोल, उसमें बिन कार्ड और स्टोर लेजर को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, वो आप देख लीजिएगा। तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बिन कार्ड बनाए जाते हैं, स्टोर लेजर बनाया जाता है ताकि हमें फिजिकल मूवमेंट ऑफ मटेरियल का पता लग सके और उसके बैलेंस का पता लग सके। बैलेंस ऑफ मटेरियल इज ascertained आफ्टर each receipt and issue through stock record to facilitate regular checking to avoid closing down of the firm for stock taking। जब भी रॉ मटेरियल की स्टोर रूम में रिसिप्ट होती है या इशू होती है, स्टोर रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं ताकि हमें मटेरियल का बैलेंस आसानी से पता लग सके, ताकि मटेरियल की कमी की वजह से हमारा स्टॉक आउट ना हो या हमारी प्रोडक्शन बंद होने की नौबत ना आए। टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड, बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ stock is also made through continuous stock taking। स्टॉक रिकॉर्ड की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए पहले तो बिन कार्ड और स्टोर लेजर में एंट्री की जाती है, यानी जब भी इशू होगा या रिसिप्ट होगी, दो जगह एंट्री की जाएगी, बिन कार्ड में भी एंट्री की जाएगी और स्टोर लेजर में भी एंट्री की जाएगी। तो इशू और रिसिप्ट की तो हमने एंट्री कर ली, और जब हमने इशू की और रिसिप्ट की एंट्री दोनों जगह की है, हर बार की है बिन कार्ड और स्टोर लेजर में, तो टाइम टू टाइम हम इन दोनों को रिकॉन्सिल करते रहेंगे, इनके बैलेंसेस को आपस में मिलाते रहेंगे ताकि इनके बैलेंसेस इक्वल होने चाहिए। यदि वो इक्वल नहीं है तो वो रीज़न फाइंड आउट किए जाएंगे ताकि प्रॉपर इन्वेंट्री के सिस्टम पे कंट्रोल रखा जा सके। इसके साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन भी की जाएगी। बिन कार्ड से जो हमें मटेरियल का बैलेंस मिलेगा या स्टोर लेजर से जो हमें मटेरियल के बैलेंस के बारे में पता किया लगेगा, उसकी हम फिजिकल वेरिफिकेशन यानी एक्चुअल में जो हमारा फिजिकली स्टॉक स्टोर रूम में पड़ा है उसके साथ हम उसको मैच करेंगे, रिकॉन्सिल करेंगे ताकि उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जा सके। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए क्या किया जाता है? फिजिकल वेरिफिकेशन से पहले हम ये देखेंगे कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कौन कौन सी सिस्टम को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में बिन कार्ड क्या बताता है? बिन कार्ड हमें क्वांटिटेटिव परपेचुअल इन्वेंट्री के बारे में बताता है, यानी हमारी जो इन्वेंट्री है उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है। स्टोर लेजर से हमें उसकी क्वांटिटी और वैल्यू दोनों के बारे में पता लगेगा। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग से हम क्या करेंगे, हम स्टोर लेजर और बिन कार्ड के बैलेंस के साथ फिजिकली जो स्टॉक हमारे पास स्टोर रूम में पड़ा है उसकी मैचिंग करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि जो स्टॉक का बैलेंस हमारी बुक्स शो कर रही हैं वो स्टॉक एक्चुअल में स्टोर रूम में अवेलेबल है या नहीं पड़ा। नेक्स्ट है डबल बिन सिस्टम। डबल बिन सिस्टम क्या है? डबल बिन सिस्टम स्मॉल फॉर्म्स अडॉप्ट करती हैं। यहाँ पे हर मटेरियल के लिए दो बिन बनाए जाते हैं। द बिन वेयर मटेरियल स्टोर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और कंपार्टमेंट्स, यानी जहाँ पे रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए हम दो बिन बनाते हैं, मटेरियल फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। बिन के दो पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। मटेरियल आर इशूड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। जब भी मटेरियल इशू किया जाएगा प्रोडक्शन को या किसी डिपार्टमेंट को, फर्स्ट पार्ट में से मटेरियल इशू किया जाएगा, सेकंड पार्ट में से मटेरियल सिर्फ इमरजेंसी में ही इशू किया जाएगा। जैसे हमारे बाइक में क्या होता है, फ्यूल के लिए रिजर्व सिस्टम होता है ना, सेम वही सिस्टम मटेरियल को स्टोर करने के लिए रखा जाएगा। बिन के टू पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पार्ट में से हमेशा रॉ मटेरियल इशू किया जाएगा, सेकंड पार्ट में पड़ा हुआ रॉ मटेरियल सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज किया जाएगा।
इसमें लास्ट है हमारे पास इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक की लास्ट टेक्निक है FNSD एनालिसिस। मटेरियल को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे उनके यूजेस के आधार पे, यूजेस यानी उनके उपयोग के आधार पे उसे हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। F से मतलब फास्ट मूविंग आइटम्स, फास्ट मूविंग आइटम यानी जिन्हें हम थोड़े समय में ही इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आइटम जो जल्दी जल्दी इस्तेमाल होती हैं। N स्टैंड पर नॉर्मल मूविंग आइटम विच आर एग्जॉस्टेड ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी जो लगभग जो स्टॉक हमारे पास पड़ा है वो 1 साल के अंदर अंदर यूज होगा। S स्टैंड फॉर स्लो मूविंग आइटम विच आर नॉट इशूड एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स, स्लो मूविंग आइटम्स जो प्रोडक्शन पे ज़्यादा जल्दी जल्दी इशू नहीं की जाती। D stands for dead items and consumption of such items are almost nil, यानी इनको अब हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, इसे हम ऑब्सोलेट आइटम्स भी कह सकते हैं। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ देखो, the stock of fast moving items shall be taken care of continuously and orders are to be placed very often to avoid stockouts of such items। जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं उसके स्टॉक के ऊपर हम कंटिन्यूसली चेक रखेंगे और उसके लिए हम फ्रीक्वेंट ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे, यानी नया सामान मंगाने के लिए जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे ताकि स्टॉक आउट से बचा जा सके। स्टॉक ऑफ नॉर्मल आइटम्स need to be checked regular and orders are to be placed on regular intervals। इसको हम रेगुलर चेक करते रहेंगे नॉर्मल आइटम्स को, और जब जब जरूरत होगी इसके स्टॉक की हम रेगुलर इंटरवल पे इसके लिए ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे। स्टॉक ऑफ स्लो मूविंग आइटम्स आर टू बी रिव्यूड केयरफुली एंड ऑर्डर्स आर टू बी गिवन केयरफुली टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग्स। जो हमारी स्लो मूविंग आइटम्स हैं यानी जिनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं उनको हम रिव्यू करते रहेंगे, ध्यान से हम उसको चेक करते रहेंगे। इसके ऑर्डर्स को प्लेस करते हुए हम ध्यान रखेंगे कि कहीं इसका हमारे पास ओवर स्टॉक ना हो जाए। वाइल अल्टरनेटिव यूजेस आर टू बी फाउंड फॉर डेड आइटम्स, यानी जो हमारे पास डेड आइटम्स का स्टॉक है, अब्सोल्यूट आइटम्स का स्टॉक है, हम देखेंगे कि क्या इनको हम कहीं और किसी और जगह यूज़ कर सकते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स यूज़ को ढूंढेंगे। तो ये थी हमारे पास मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक्स। तो आज हमने किया मटेरियल टेक्निक्स, मेन टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम एक अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने किया इस लेक्चर में मटेरियल या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ABC एनालिसिस, VED एनालिसिस, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, डबल बिन सिस्टम और FSND एनालिसिस। ये मेन टेक्निक्स है मटेरियल कंट्रोल की। थैंक यू।